वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम सेट थ्योरी में स्टडी कर रहे थे सबसेट। अब आगे स्टडी करना है और अगली टर्म है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास कोई सेट है A, इसके कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेंगे या तो इस तरह से, कई बुक्स में आप देखेंगे किसी लिटरेचर में AC करके लिखा होगा इस तरह से, या कई जगह इसको A डैश लिख सकते हैं। So we have two options, either we can write it as AC or A dash, but generally in NCERT you will find complement has been written as A dash. Now what is complement? So let us study with the help of an example. Suppose I have a universal set. Universal set का concept last class में मैंने आपको बताया था। मेरे पास किसी प्रॉब्लम में यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 and 6, और एक सेट है A 2 4 6। तो अगर मुझे A कॉम्प्लीमेंट लिखना है, A कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे which are not present in A but present in U। जो A में प्रेजेंट नहीं है बट किसमें प्रेजेंट है? उस प्रॉब्लम के यूनिवर्सल सेट में। तो यहाँ पे 2 4 6 नहीं आएगा, बाकी तीनों U के अंदर जो प्रेजेंट है वो आ जाएंगे, यानी क्या आ जाएंगे 1 3 और 5। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का। तो कॉम्प्लीमेंट में आपने ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आने वाले हैं जो उस सेट के अंदर खुद प्रेजेंट नहीं है बट उस प्रॉब्लम का जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर जरूर प्रेजेंट है। ये सबसे जरूरी बात है पहले कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट में। अब जो अगला कंसेप्ट स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसके बारे में आप एक तो बात याद रखें कि ये टॉपिक, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, आप एचएएस के एग्जाम की बात करें, आप बैंकिंग के टेस्ट की बात करें, हर जगह आपको इस टॉपिक से प्रॉब्लम आती है। So this topic is not only important for JEE also but also for your UPSC, HAS, banking entrances and all exams where you will have the topic of quantitative aptitude like CAT. In CAT also this topic is very very important. So study it carefully. आप जो भी टेस्ट देंगे उन सबके अंदर इस टॉपिक से प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमारे पास जो हमारा कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होने वाला है वो है वेन डायग्राम्स। आप देखेंगे आर्मी एंट्रेंसेस, इवन आर्मी एंट्रेंसेस की बात करूं तो जितने एंट्रेंसेस होते हैं हमारे एनडीए से लेकर ऑफिसर रैंक से लेकर लोअर रैंक तक, जनरल ड्यूटी सोल्जर तक, उन सभी के अंदर ये टॉपिक वहां पे भी आता है। तो मेरी एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक का कितना एक्सटेंसिव यूज आपकी लाइफ में आगे रहने वाला है। So this is very very important topic. So moving forward, what is the Venn diagram? Venn diagram एक टूल है। It is basically a tool जिसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हम सेट थ्योरी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम सेट को। ठीक है जी। तो इसके अंदर कुछ बेसिक रूल होते हैं, पहले मैं रूल्स को पकड़ता हूं। जो आपको मैंने यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट बताया, यूनिवर्सल सेट को आप इस तरह से एक रेक्टेंगल से दिखाने वाले हैं और जितने भी सेट, ये यूनिवर्सल सेट के लिए आप इस तरह से एक रेक्टेंगल दिखाएंगे और जितने भी इस प्रॉब्लम में इसके सबसेट होंगे उनको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए एक सेट A है तो उसको इस तरह से सर्कल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब मैं चलता हूं पिछले कंसेप्ट के वेन डायग्राम की तरफ। उन सब का हमने वेन डायग्राम भी देखना है। मैंने आपको टर्म पढ़ाई क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे
रिप्रेजेंट किया जाएगा वेन डायग्राम में। अब ये हो गया ए। अब कॉम्प्लीमेंट क्या था कि जो ए में नहीं है बट किसमें है, यूनिवर्सल सेट में, यानी ए को छोड़ के सारा बाहर। तो ये जो इसके बाहर वाला जितना भी एरिया है जो मैं शेड कर रहा हूं उसको, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर मैं बात करूं तो दिस इज वेन डायग्राम ऑफ, हम बोलेंगे इट इज वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए के बाहर जो भी यू के अंदर है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट है कि यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से और जितने भी सब सेट आएंगे अंदर उस प्रॉब्लम में उन सबको बाय सर्कल आपने रिप्रेजेंट करना। अब अगला एक और ऑपरेशन आता है सेट के ऊपर, जिसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept, that is union of sets, sets की यूनियन, और इसका सिंबल इस तरह से U की तरह रहता है, ठीक है जी। तो अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं A यूनियन B, तो पहले इसका मीनिंग बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे A यूनियन B। इसका मीनिंग, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे ए और बी के? इसके अंदर हम लेंगे एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए और इन बी, जो या तो ए में प्रेजेंट है या बी में, उन सभी को और वर्ड का यहां पे हम यूज करने वाले हैं। तो जैसे मैं वेन डायग्राम से इसको दिखाता हूं कि कैसे आप दो सेट की यूनियन को दिखाने वाले हैं। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इनकी यूनियन में हमारे पास सारा का सारा जो इन दोनों सेट्स के अंदर है उन सभी एलिमेंट्स को लेना है। जो एलिमेंट आइदर इन ए और इन बी, एक के भी एलिमेंट सारे लेने हैं, दूसरे के भी सारे एलिमेंट्स को आपने लेना है। दिस विल बी ए यूनियन बी। दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये ए यूनियन बी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। तो यूनियन में क्या लेते हैं? एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए और इन बी, जो ए में भी प्रेजेंट है बी में भी। जैसे मैं लिखता हूं एक एग्जांपल, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5। A यूनियन B विल बी, दोनों के एलिमेंट्स ले लें। 1 पहले से 1 2 3, दूसरे से 3 आ रहा है, दोबारा सेट में एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं होती है, 3 लिख दिया एक ही बार, 4 एंड 5। दिस विल बी A यूनियन B। A के एलिमेंट्स भी ले लिए, B के एलिमेंट्स भी ले लिए। सो विच आर प्रेजेंट आइदर इन A और इन B, उन सभी को आपने लेना है। और जो दोनों में प्रेजेंट है उसको एक ही बार लिखना है, उसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स। तो नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। सेट्स की इंटरसेक्शन, अब हम इंटरसेक्शन की बात करने वाले हैं। इसका जो सिंबल है वो ये, इसको हमने उल्टा कर दिया एक तरह से, ठीक है, इन्वर्टेड यू की तरह। इस तरह से लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें आप कौन से एलिमेंट्स को लेंगे? एलिमेंट्स कॉमन टू A and B। सिंपल इजी लैंग्वेज में अगर इसकी बात करनी हो तो जो A और B के कॉमन है, तो अब देखिए वेन डायग्राम में इसको मैं कैसे दिखाऊंगा। ये सेट A, ये सेट B, दोनों के कॉमन एरिया कौन सा है? ये वाला, सिर्फ ये वाले। तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वही इनके कॉमन एलिमेंट्स, ये वाला।
यहाँ पे बीच में आपके पास प्रेजेंट है, विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे वर्ड एंड, इसको मैं अगर बात करूं यहाँ पे एंड वर्ड का यूज हुआ तो आपने समझ जाना है कि बात इंटरसेक्शन की हो रही है, और वर्ड का यूज हुआ तो यूनियन की हो रही है, ये ध्यान रखिए। So this is your A intersection B. Let us study the same example that we have studied earlier. Suppose we have a set 1, 2, 3. Another one is 3, 4, 5. So what will be their intersection now? Intersection में कौन लेना है? जो common है। तो इनमें common कौन है सर? एक अकेला 3 है। So their common will be 3 और यहाँ से हमारे पास A intersection भी आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ से इंटरसेक्शन से ये कंसेप्ट निकलता है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी, यहां से हमारे पास कंसेप्ट आता है डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट जिनकी इंटरसेक्शन होगी ही नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। A intersection B is 5. In that case, आप उन सेट्स को बोलेंगे कि वो सेट आपस में डिसजॉइंट है। जैसे सेट A है 1, 2, 3, सेट B है 4, 5। तो इनमें अगर तुम कॉमन एलिमेंट की बात करो इंटरसेक्शन की, तो है ही नहीं कोई, दैट विल बी एन एम्प्टी सेट, दैट विल बी 5। और अब उसको अगर दिखाना होगा ये हो गया, ये B, there is no common element, it is disjoint। ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं वेन डायग्राम के अंदर A और B, तो ये डिसजॉइंट, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन, इनका हम बहुत यूज करने वाले हैं सारे चैप्टर में, और टाइम एंड अगेन इसका यूज आप देखेंगे कि आप प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे, आप और चैप्टर्स के अंदर भी बहुत जगह इस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखें यूनियन का, इंटरसेक्शन का और एक और डिसजॉइंट सेट्स। अगला हमारा कंसेप्ट आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर मैंने लिखा A माइनस B, अब A माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स मुझे A और B के लेने हैं? A माइनस बी में लेने हैं एलिमेंट्स which are present in A। पहले वाले में प्रेजेंट हो, बट जो माइनस किया उसमें ना हो, which are present in A but not in B। तो जैसे वेन डायग्राम से अगर इसकी मैं बात करूं, ये सेट A है, ये सेट B। तो अब इसमें ये बीच वाले कॉमन नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों में है, मुझे वो चाहिए जिससे जो सिर्फ A में ही हो, तो वो ये वाले हैं। अब सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिए जो सिर्फ A में ही है, B में नहीं है, ओनली A वाले। इनको क्यों नहीं लिया? क्योंकि A में तो है बट ये साथ में B में भी हो रहे हैं, तो इनको मुझे नहीं लेना है, इनको मुझे बाहर रखना है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपको वही एलिमेंट्स लेने हैं जो A में बट B में नहीं। अगर मैं B माइनस A लिखता तो क्या होता? तो वो लेने थे जो B में थे बट A में नहीं थे, तो कैसे बन जाना था वेन डायग्राम? ये A है, ये B है, तो सिर्फ B वाले लेने। तो B के भी कौन से? सिर्फ वही जो अकेले B में है, A में नहीं होने चाहिए, तो ये B माइनस A होगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम क्या लेते हैं? जो पहले वाला सेट होता है डिफरेंस से पहले, क्योंकि जरूरी नहीं है तुम्हें हमेशा A B में आएगा, P Q में कैसे भी आ सकता है। जो पहले वाला सेट है उसमें प्रेजेंट हो और जो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें प्रेजेंट ना हो, ये डिफरेंस का कंसेप्ट है। लास्ट कंसेप्ट आज का है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कोऑपरेटिव के लिए, एनडीए के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, इस कंसेप्ट को भी आपको नॉलेज में रखना है। सिमेट्रिक डिफरेंस,
सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं हम, इसी से निकला हुआ है। इसको डिनोट करते हैं ऐसे ए और ये ग्रीक सिंबल डेल्टा, ए डेल्टा बी, और इसका मीनिंग होता है ए माइनस बी, ओके, यूनियन बी माइनस, ये हमारे पास इसका मीनिंग, ठीक है जी। इसके अंदर क्या आएगा, तो देखिए a माइनस बी और b माइनस ए दोनों आ जाएंगे, मतलब ये भी आ गया, ये था a माइनस बी, अभी हमने स्टडी किया, और ये था b माइनस ए इस साइड में, क्योंकि a माइनस बी में कौन आ रहे थे, जो a में थे बट b में नहीं थे, वो ये रह गए, b माइनस ए में जो b में थे बट a में नहीं थे, सिर्फ ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं देना है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इन दोनों का यूनियन, दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं a डेल्टा b, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इसका पता भी होना चाहिए किसके बराबर होता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है एज ऑब्जेक्टिव, a डेल्टा b की डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट a डेल्टा b is a minus b union b minus a and this is its Venn diagram। तो ये हमारे आगे अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज के कांसेप्ट्स खत्म होते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा, तो जो लोग अभी जुड़े हैं, लेट जुड़े हैं, वो पिछले लेक्चर्स को देख के सारा का सारा नोट करते चले, और जिन्होंने अभी तक नोइंगली नोट नहीं किया है वो भी नोट करें, कि अभी आपको इसका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हमारा क्लोजर की तरफ बढ़ रहा है, तो आपने साथ साथ ही चलना है, ऐसा ना हो कि आप लोग पीछे रह जाए, इसीलिए आपको बीच में टाइम दिया गया था कि आपका जितना भी पोर्शन था पेंडिंग उसको आप कंप्लीट कर लें। अब हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, अभी फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट हमने स्पीड के अंदर करना है, तो आपको ये सारे के सारे जो भी कंसेप्ट्स मैं लिखवा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको रेगुलरली करिए, ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से देखना है, साथ साथ सॉल्यूशंस को नोट करना है, जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूंगा, जो आपको दूंगा वो आपने तो दोनों ट्राई करना है। टिल देन, थैंक यू।